अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं यूसुफ जमाल आपके साथ इन पेज का चौथा सबक आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं। तो आज हम बराह रास्त बग़ैर किसी ताख़ीर के काम शुरू करेंगे। जितनी थ्योरी हमने पढ़नी थी पढ़ ली, अब हम अमली काम का आगाज़ करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। तो अल्लाह ताला का नाम लेकर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन पेज खोला हमने, ये खुल गया जनाब। फ़ाइल में चले जाएँ, न्यू पे क्लिक करें। ये वाला जो बॉक्स आ रहा है, इस जो भी बॉक्स खुलता है इस तरह का, तो हम उसको कहते हैं डायलॉग बॉक्स। इसमें मुख्तलिफ़ ऑप्शंस होते हैं। ये क्या करते हैं, फ़िलहाल इनको हम छोड़ेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। ये हमारे सामने एक सफ़ा आ गया और अब हम बराह रास्त क्या करेंगे, लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले कल मैंने आपको 4 बटन बताए थे, करीब से देखने के लिए और दूर से देखने के लिए, यानी जूम इन और जूम आउट करने के लिए। F5, F6, F7 और F8। तो मैं क्या करूँगा, F8 दबाकर इसको थोड़ा सा करीब कर लूँ ताकि देखने में आसानी हो। ये मैंने F8 दबाया। बिस्मिल्लाह लिखते हैं सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने लिखा, इन पेज की तरबियत आसान उर्दू ज़बान में, ये हमने लिखा। अब हम बराह रास्त काम शुरू करने जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर एक छोटे से टूल की ज़रूरत पड़ेगी, विंडोज़ के अंदर मौजूद होता है। शुरू में जाएं और शुरू में जाने के बाद यहाँ आपको कहीं नज़र आ रहा होगा स्निपिंग टूल। बिलफर्ज अगर ये यहाँ दिखाई ना दे स्टार्ट मेन्यू के अंदर, तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं अंग्रेज़ी में SNIPPING। देखें, जैसे ही आप शुरू के अल्फाज लिखेंगे ये आपको नज़र आ जाएगा। कैंची का निशान याद रखिएगा। ये मैंने यहाँ पर खोल लिया इसको। ये स्निपिंग टूल क्या करता है, इसकी मदद से आप अपने इस कंप्यूटर की स्क्रीन की किसी भी हिस्से की तस्वीर ले सकते हैं। तस्वीर लेने के बाद उसके ऊपर कुछ नोट भी लिख सकते हैं। जैसे जिन तलबा ने बाकायदा दाखिला लिया है उनको पहले मैं ये बता चुका हूँ, वो यही करते हैं कि अगर उनके पास कोई मसला आता है तो वो अपने उस जो एरर सामने आती है उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं इसी टूल की मदद से, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद वो मुझे भिजवाते हैं कि हमारे पास ये मसला आ रहा है। तो इसकी मदद से हम स्क्रीन के हिस्से की तस्वीर लेंगे और फिर उसके बारे में लिखेंगे। तो ये हमारी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ न्यू पर क्लिक होता है, आप अगर इसको नीचे कर देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। दोबारा उठाएंगे तो फिर आपको न्यू पर क्लिक करना होगा। न्यू पर क्लिक करने का मतलब है कि नई तस्वीर लेनी है। ये मैंने क्लिक किया, आपकी स्क्रीन जो है इस तरह की सफ़ेद हो जाएगी। जितने हिस्से की तस्वीर आपको चाहिए उतने हिस्से पर आप माउस फेरेंगे, दबा के रखें और माउस को घुमाते हुए उतने हिस्से पर ले जाएं। मैंने इतने हिस्से की तस्वीर लेनी है, ये आ गई। आपने देखा इतने हिस्से की तस्वीर मेरे पास आ गई। अब मैं चाहूँ तो इसको कॉपी करके किसी दूसरी जगह पेस्ट कर सकता हूँ। जैसे आपने यहाँ से कॉपी की, व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे भेज दी, आपके पास कोई एरर आ रही है वगैरह वगैरह कुछ भी, आप इसके ऊपर लिख भी सकते हैं, निशान भी लगा सकते हैं। ये देखें, रेड पेन है, ब्लू पेन है, ब्लैक पेन वगैरह वगैरह, कस्टम पेन, यानी अपनी मर्ज़ी का। और आप अपनी मर्ज़ी से इसको तब्दील भी कर सकते हैं। यहाँ से रंग भी ले सकते हैं और इसकी जो निब है पेन की उसको आप ठीक है मोटा पतला भी कर सकते हैं। और यहाँ से आप गोल या चौकोर वगैरह वगैरह आप इसको ख़ुद से देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। और ये जनाब है हाइलाइटर। हाइलाइटर क्या करता है, इसकी मदद से आप मतलूबा, जैसे बहुत बड़ी स्क्रीन है तो मतलूबा हिस्से को आप क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। और ये है इरेज़र। कहीं आपने गलती से हाईलाइट कर दिया, दूसरी जगह करनी थी, या आपने गलती से कहीं निशान लगा दिया पेन का, ये देखें, तो इस इरेज़र की मदद से, इस रबड़ की मदद से आप क्या करेंगे, उसको मिटा सकते हैं। तो बहरहाल ये छोटा सा टूल है और बहुत कारआमद है। किसी को कोई चीज़ बतानी होती है तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने कंप्यूटर के उस हिस्से की तस्वीर लें और तस्वीर लेकर किसी ज़रिए से ईमेल कर दें, व्हाट्सएप कर दें, या जैसे भी अपने उस्ताद को भिजवा दें और उनको वाज़े तौर पर समझ आएगा कि आपका मसला क्या है, तो उसका हल भी जल्दी निकलेगा। अब हमने क्या करना है, इसको महफूज करना है। महफूज करना कैसे, ये देखें, ये छोटी सी फ्लॉपी बनी हुई है डिस्क, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है सेव स्निप, कि आप इस तस्वीर को महफूज करें। तो मैंने इसको सेव पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया तो जब हमने पहली फ़ाइल बनाई थी, टेस्ट के नाम से हमने एक फ़ाइल बनाई थी, और फ़ाइल महफूज करते हुए मैंने एक चीज़ ताकीद के साथ बताई थी कि फ़ाइल महफूज करते हुए आपको उसकी लोकेशन, उसका पता मालूम होना चाहिए कि मैं फ़ाइल कहाँ महफूज कर रहा हूँ। ये है वो जगह जहाँ पर हमें उसकी लोकेशन पता चलती है फ़ाइल की। ये तो इस वक्त हम फ़ाइल कहाँ महफूज कर रहे हैं, लाइब्रेरीज़ के अंदर और
پکچرز کے اندر. تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے, ورنہ پھر آپ محفوظ کر دیں گے اور فائل کو بعد میں ڈھونڈتے رہیں گے. ٹھیک ہے جناب. تو اس فائل کا اب ہم نام دیتے ہیں. یہ ایک اور اہم بات ہے, فائل محفوظ کرتے ہوئے ہمیشہ مناسب نام اختیار کرنا چاہیے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ جناب نام میں کیا رکھا ہے, وہ بچوں کے نام بھی ایسے ہی کچھ بھی اٹھا کے رکھ دیا. نہیں, نام کی بہت اہمیت ہوتی ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے 1 2 3 نام رکھ دیا, یا کچھ بھی کی بورڈ سے AA لگا دیا, یا کچھ بھی انٹ شنٹ جو ہے وہ کی بورڈ سے لکھ دیا. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد, طویل عرصے کے بعد آپ کو فائل کی ضرورت پڑے گی, نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کو خود بھی یاد نہیں ہوگا کہ میں نے کون سا کام کس نام سے محفوظ کیا تھا. پھر آپ 1 2 3 اور وہ جو آپ نے AA اور AAA یا اس طرح کے نام رکھے تھے, پھر آپ کے پاس مثال کے طور پر 1000 فائلیں جمع ہو گئیں. اب آپ کیا کریں گے؟ ایک ایک فائل کو کھول کر چیک کرتے رہیں گے کہ میرا مطلوبہ کام کس فائل کے اندر رکھا ہے. تو بہتر یہ ہوگا کہ پہلے ہی 2-3 سیکنڈ سوچ لیں اور اس کا ایک مناسب نام یہاں پر درج کریں. تو میں اس کا نام ٹائٹل بار تھی نا, تو اس کا نام ٹائٹل ہی رکھ دیتے ہیں, اردو میں ہی نام رکھ لیتے ہیں تاکہ ٹائٹل بار. یہ میں نے اردو کیسے کی؟ اسپیس کے ساتھ جو بٹن ہے آلٹر اور الٹی طرف جو شفٹ ہے, ان دونوں کو دبا کر. کل بھی اس پر بات ہو چکی ہے جب ہم نے پاک اردو انسٹال کیا تھا. اس کے بعد ایک بڑی اہم چیز ہے, اس کے بارے میں اگرچہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں لیکن میں دہرانا چاہوں گا, وہ ہے ایکسٹینشن. فائل کی ایکسٹینشن آپ کو یاد ہے کہ ہم نے بات کی تھی, ان پیج کی ایکسٹینشن INP ہوتی ہے. اب ہم جب تصویر محفوظ کرنے جا رہے ہیں تو ایکسٹینشن کی بڑی اہمیت ہے. اب دیکھیں یہاں پر آپ کے سامنے کیا لکھا آ رہا ہے, PNG. PNG مخفف ہے پورٹیبل نیٹ ورک گرافکس. یہ لکھا ہوا بھی آ رہا ہے یہاں, دیکھیں پورٹیبل نیٹ ورک گرافک فائل. ان پیج اس فائل کو سپورٹ نہیں کر سکتا. اگر آپ نے یہاں پر PNG سلیکٹ کی تو ان پیج میں یہ فائل آپ کو نظر نہیں آئے گی. تو اب آپ کو کیا کرنا ہے, یا تو آپ کو GIF رکھنی ہے یا JPG رکھنی ہے. JPG جوائن فوٹوشاپ گروپ اس کا مخفف ہے, اور GIF غالباً گفٹ سے نکلا ہوگا, تحفہ. بہرحال جو بھی ہے فائلیں ہیں یا تو GIF یا JPG, ان میں آپ محفوظ کریں گے تو آپ کی تصویر جو ہے وہ ان پیج میں نظر آئے گی. ورنہ PNG جو ہے یہ ان پیج سپورٹ نہیں کرتا. یہ جدید ہے اور ان پیج جو ہے یہ پرانا سافٹ ویئر ہے, اور اگرچہ JPG سے بہت بہتر ہے. دوسرے سافٹ ویئر کے اندر میں اسی کو PNG کو ہی استعمال کرتا ہوں انٹرنیٹ وغیرہ پر, لیکن بہرحال ان پیج اس کو سپورٹ نہیں کرتا. پیج کی اس کے ساتھ دوستی نہیں ہے. اچھا, ان دونوں میں فرق کیا ہے GIF اور JPG میں؟ GIF جو ہے یہ کوالٹی کے لحاظ سے کم ہوتی ہے, لیکن جیسے اس کی کوالٹی کم ہوتی ہے ویسے ہی اس کے MB بھی کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا سائز ایک تو لمبائی چوڑائی سائز ہوتی ہے, ایک سائز کمپیوٹر میں ہوتا ہے, یعنی کہ کلو بائٹ یا میگا بائٹ یا GB, یہ چیزیں جو ہوتی ہیں گیگا بائٹ وغیرہ وغیرہ, ایک سائز یہ ہوتا ہے. اور JPG جو ہے اس کی کوالٹی GIF سے بہت بہتر ہوتی ہے, لیکن اس کا سائز بھی اسی طرح زیادہ ہوتا ہے. کوالٹی زیادہ ہے تو اس کا سائز بھی زیادہ ہوگا. سائز سے مراد لمبائی چوڑائی نہیں لے رہا میں, سائز سے مراد یہاں پر KB یا MB یا GB وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ JPG استعمال کریں گے تو آپ کی ان پیج کی فائل جو ہے وہ تھوڑی بھاری ہو جائے گی, سائز اس کا زیادہ ہو جائے گا. GIF کے استعمال کرنے سے اگر فائل 1 MB کی بن رہی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ JPG کے استعمال کرنے سے وہی فائل 1.5 MB یا 2 MB کی بن جائے. کوالٹی کے اوپر, تصویر کے سائز کے اوپر ہوتا ہے. تو ابھی ہم کیا کریں گے, فی الحال ہم GIF استعمال کر لیتے ہیں. GIF پہ رکھیں گے اور اس کو ہم نے کیا کیا, تصویر کو محفوظ کر دیا. سیو پہ کلک کیا. اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں, اسنیپنگ ٹول کو تھوڑا نیچے کر دیتے ہیں. یہ جو باتیں ابھی فائل سیو کرتے ہوئے بتائی ہیں, فائل کی لوکیشن, فائل کا نام رکھنا اور فائل کی ایکسٹینشن, یہ بہت اہمیت کی چیزیں ہیں اور ان کے بارے میں خاص طور پہ آپ نے نوٹ لینا ہے. جن طلباء نے باقاعدہ داخلہ لیا ہے وہ مجھے ان کے بارے میں اپنے الفاظ میں خلاصہ لکھ کر بھجوائیں گے. اگر جو موبائل پہ ٹائپ نہیں کر سکتے, کم از کم اپنی آواز کے اندر مجھے بتائیں گے کہ لوکیشن کیوں ضروری ہے, فائل کا نام رکھنا اس کی کیا اہمیت ہے اور نام کیسا ہونا چاہیے, اور ایکسٹینشن ان پیج کون سی ایکسٹینشن سپورٹ کر سکتا ہے, اور GIF میں کیا فرق ہے اور JPG میں کیا فرق ہے, اور PNG کیا ہوتی ہے. یہ 3 سوالات جو ہیں ان کے آپ مجھے خلاصہ اپنے الفاظ میں بتائیں گے. تو جناب آتے ہیں, اب ہمیں تصویر ان پیج کے اندر لے کر آنی ہے جو ابھی ہم نے محفوظ کی تھی. تو انسرٹ میں جائیں گے. انسرٹ کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا. تو انسرٹ گئے اور یہاں سے ہم کیا کریں گے, پکچر, اور پکچر کے اندر یہ رہی ہماری وہ تصویر ٹائٹل بار کے نام سے جو ابھی ہم نے محفوظ کی تھی. دیکھیں اس کے آگے GIF, لیکن ہو سکتا ہے یہ آپ کو, اگر آپ نے
एक्सटेंशन को ऑन नहीं किया तो हो सकता है ये आपको यहाँ दिखाई ना दे। इसको मैंने क्लिक किया, ओपन पर क्लिक किया तो ये खुलेगा। डबल क्लिक करने से भी हो सकता है, ठीक है, मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ। चलें, ये मैंने डबल क्लिक किया, आपने देखा कि ये फ़ाइल यहाँ पर नज़र आने लगी, वही तस्वीर। थोड़ी फटी फटी इसलिए नज़र आ रही है कि अभी मैंने आपको बताया था कि जिप फाइल की क्वालिटी थोड़ी कम होती है, तो ये सिर्फ स्क्रीन पर देखने के लिए होती है। इसको आप, अगर आपने बाकायदा किताब लिखनी है और किताब लिखने के बाद उसको प्रेस में भिजवाना है छपने के लिए, तो फिर मैं आपको जिप फाइल इस्तेमाल करने का मशवरा नहीं दूंगा, फिर आप जेपीजी ही इस्तेमाल करेंगे। इसकी क्वालिटी कम होती है, छपाई में ख़ास मयार नहीं आपको मिलेगा। अब मैं इंटर लगाता हूँ। इंटर किस लिए लगाते हैं? पैराग्राफ छोड़ने के लिए, कल बात हो चुकी है। नीचे वाली लाइन पर आने के लिए तो मैं लिखता हूँ इस पट्टी का नाम टाइटल बार है। अच्छा, यहाँ एक चीज़, जिनकी टाइपिंग कमज़ोर है उनके लिए मैं कीबोर्ड ऑन कर लेता हूँ ताकि उनको ये कौन सा बटन दबाया जा रहा है। तो कल हमने इस पर भी बात की थी। हम लिखते हैं OSK मैंने लिखा, ये आ गया ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जो बिल्कुल मुब्तदी हैं उनके लिए आसानी रहेगी। तो इस पट्टी का नाम टाइटल बार है, ये हमने लिख दिया। इस पर प्रोग्राम का नाम लिखा होता है, बस इतना तारुफ काफ़ी है। अब ये हमारा समझें कल का सबक भी उसकी दोहराई हो रही है। और इंटर मैंने 2 मरतबा लगाया, लाइन छोड़िए, अब मैं नई लाइन पर आ गया। और यहाँ जाने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक और तस्वीर लूँगा स्निपिंग टूल की मदद से और यहाँ पर इंटर करूँगा। इस कीबोर्ड को हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि ये हमारा स्निपिंग टूल सामने आ जाए। इसको मैंने क्लिक किया और ये रहा, इसको क्लिक किया, न्यू पर जाएंगे और अब हम क्या करेंगे, अब हम मेन्यू बार की तस्वीर लेंगे। ये हमारे पास तस्वीर आ गई, इसको हम महफूज करेंगे। अच्छा, उर्दू के जो नाम हैं ये इन पेज में बाज़ औक़ात मसाइल का बायस बन जाते हैं। तो यहाँ पर ख़ास तौर पर जब हम बड़ा नाम रखते हैं ना, जिसमें हरूफ ज़्यादा होते हैं या कुछ यूनिकोड के ऐसे करैक्टर होते हैं जो इन पेज की उनके साथ बनती नहीं। अगरचे उर्दू का सॉफ्टवेयर है लेकिन उर्दू नाम रखने में मसाइल का सामना हो सकता है, तो अंग्रेज़ी में भी रख सकते हैं। मेन्यू और बार, ये मैंने इसका नाम रखा, महफूज कर दिया और वापस इन पेज में आया। यहाँ आकर मैं इंसर्ट में गया, इंसर्ट में जाने के बाद पिक्चर में वही अमल दोहराया और ये रही हमारी मेन्यू बार जो अभी हमने महफूज की थी। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ या इस पर क्लिक करके ओपन करता हूँ, ये हमारी मेन्यू बार आ गई। अब हम इंटर करके नीचे आए और इसको मैं लिखता हूँ इस पट्टी का नाम मेन्यू बार है, इस पर प्रोग्राम में मौजूद लवाज़मात की तफसील मौजूद होती है। ये कल हमने पढ़ा था। तो इसी तरह अब हम इस फ़ाइल को आप महफूज करके रख सकते हैं, अपनी एक पूरी फ़ाइल महफूज करके रखें ताकि आपका सबक भी चलता रहे और प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपको याद भी रहेगा कि किस चीज़ के बारे में हमने क्या पढ़ा था। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं नीचे वाली पट्टी की तरफ और दोबारा से हम क्या करेंगे, न्यू पर जाएंगे और इस वाली पट्टी का अब हम क्या करेंगे, तस्वीर ले लेंगे। ये हमने तस्वीर ली और इसको महफूज करेंगे और महफूज करने के बाद बताएंगे आप इसका क्या नाम था, प्रॉपर्टी बार। ये प्रॉपर्टी बार है जनाब, इसको हमने क्या किया, सेव कर दिया। महफूज करने के बाद इन पेज में आए, इन पेज में आने के बाद हमने क्या किया, इंसर्ट में गए, इंसर्ट में आने के बाद पिक्चर। बिल्कुल अब कोई मुश्किल नहीं रहेगी 2-3 बार करने के बाद। ये आपने लिखा, इंटर लगा कर नीचे आ गए। अब आप लिखेंगे इस पट्टी का नाम प्रॉपर्टी बार है, इसमें हर औज़ार के लिए मुख्तलिफ इजाफ़ी इख्तियारात मौजूद होते हैं। यहाँ पर हम जाकर व्यू में जाएंगे और शो इनविजिबल कर लेंगे। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले कि हम शो इनविजिबल क्यों काम करते हुए क्यों करते हैं।
जैसे मैंने किया आप देखें कि जहाँ जहाँ मैंने स्पेस लगाई थी और इंटर लगाई थी वहाँ वहाँ मुझे स्पेस और इंटर नज़र आने लगी है। अब हमने 3 चीज़ें लिख ली हैं, बकिया मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जो तलबा जो मुझे काम बाकायदा भिजवाते हैं तो बकिया काम उनके ज़िम्मे है। अब आपने क्या करना है, इसी तरह आपने टूल बार का स्नैप लेना है, उसकी तस्वीर लेनी है और उसके बारे में आप कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे लिख कर भेजेंगे। और इसके बाद स्क्रॉल बार, जो जो चीज़ें हमने कल के सबक में पढ़ी थी कि ये मास्टर का ये इधर M लिखा हुआ है, इसको थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ आर्जी तौर पे। ये M लिखा है, इसका क्या मतलब है, ठीक, यहाँ पर क्या चीज़ होती है, इन हर चीज़ का आप क्या करेंगे, स्निपिंग टूल की मदद से उसकी तस्वीर लेंगे और तस्वीर लेने के बाद आप उसके बारे में लिखेंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अगले टूल की तरफ। अब हमारे सामने ये पूरी जो टूल बार है इसका एक छोटा सा तारुफ हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि इसको जो अभी मैं लिख रहा हूँ तो जहाँ पर कर्सर मौजूद है मैं सिर्फ वहीं पर लिख रहा हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं इस तस्वीर के ऊपर कुछ लिख दूँ, मिसाल के तौर पर ये वाली जो जगह है, ये देखें मिसाल के तौर पर ये वाली जगह है, मैं यहाँ कुछ लिखना चाह रहा हूँ तो मैं नहीं लिख सकता, इस टूल की मदद से नहीं लिख सकता। इसके लिए हमें क्या करना है, ऐसी जगहों पर जहाँ पर हम आई बीम टूल की मदद से नहीं लिख सकते वहाँ लिखने के लिए हमें ये वाले टूल इस्तेमाल करने होते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये वाले दोनों के अंदर आइन लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा आप फ़र्क महसूस करेंगे। इसके अंदर जो ये डब्बा बना हुआ है ये पूरा है और नीचे वाले में जो ये बॉक्स बना है ये क्या है, ये नीचे से देखें ये नुक्ते बने हुए हैं, ये पूरा नहीं है। तो इन दोनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, वो क्या फ़र्क है अभी हम जान लेते हैं उसके बारे में। तो अब मैं क्या करूँगा, ये टूल लूँगा, इसका नाम देखिए क्या है, नीचे आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स टूल। टेक्स्ट कहते हैं अल्फाज को और बॉक्स कहते हैं डब्बे को, यानी अल्फाज का डब्बा जो होता है उसका औजार है, ठीक है। तो किसी चौकोर खाने के अंदर आपने अल्फाज लिखने हो तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं और कहीं भी उठाकर रख सकते हैं फिर उसको हम। तो मैंने क्या किया, ये लिया और एक खाना बनाया। तो अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ प्रॉपर्टी बार। आपने देखा मैंने प्रॉपर्टी बार लिया और अब ये टूल जो है एरो टूल, इसकी मदद से मैं इसको क्या करूँगा, पकड़ूँगा। डिस्प्ले गायब हो गया, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि इन पेज 3 के अंदर ये मसला है, परेशान होने की बात नहीं। F5, F6, F7, F8 इनमें से कोई भी बटन, यानी जूम इन जूम आउट करेंगे तो स्क्रीन आपकी क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। तो प्रॉपर्टी बार मैंने लिखा। अब मैं इस खाने को, इस चौकोर डब्बे को उठाकर कहीं भी रख सकता हूँ, आप देख रहे हैं। लेकिन ये क्या भाई, ये तो भाग रहा है। ये क्यों भाग रहा है, इस वजह से एक चीज़ है यहाँ पर रन अराउंड, ये यहाँ पर ऑन है, ठीक है। ये क्या चीज़ होती है अब बाद में बात करेंगे, एडवांस है। फ़िलहाल इसको ये याद रख लें कि इस चेक को हटाना है। ये कहाँ से आएगा, ये रहा, इसको आप हटाएंगे, ओके करेंगे तो अब ये देखें कोई चीज़ इससे टकराने से दूर नहीं होगी। अब आप इसको किसी लफ्ज़ों के ऊपर भी लफ्ज़ चढ़ा कर रख सकते हैं, ये देखें कहीं भी उठा कर रख सकते हैं। तो ये वाले जो दो टूल हैं, दो औजार हैं, टेक्स्ट बॉक्स टूल और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल, इन दोनों का ये फ़ायदा है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये टेक्स्ट बॉक्स टूल के आप देखें इसके पास आपको कितने हैंडल नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये हैंडल क्या काम करते हैं, जब आप इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे, देखिए मेरे माउस की शक्ल तब्दील हो जाएगी। इसकी मदद से हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए जिस तरफ का हैंडल पकड़ेंगे उस तरफ आप उसको, और अगर कोने से पकड़ेंगे तो लंबाई और चौड़ाई बैक वक्त आप इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। साइज़ तब्दील हो सकता है यहाँ से। तो हैंडल पे गौर कीजिएगा, टेक्स्ट बॉक्स टूल के हैंडल कितने हैं, 8 हैंडल हैं। लेकिन 2 बातें याद रखिएगा कि अगर लिखना होगा तो आई बीम टूल लेंगे, और अगर हमें इस बॉक्स को हरकत देकर कहीं रखना होगा तो फिर हम एरो टूल लेंगे। ये हमने एरो टूल से इसको इधर हरकत दी। अब हमें इसमें मज़ीद लिखना है तो हम आई बीम टूल लेकर आएंगे और प्रॉपर्टी बार, देखें वही बात मैं इसमें दोबारा लिख देता हूँ। इस पट्टी में मुंतखब किए गए औजार के इजाफ़ी इख्तियारात
होते हैं, होते, ये मैंने लिखा। और जो इजाफी बॉक्स है उसको छोटा कर दिया ताकि पूरा पूरा साइज़ रहे, और इसको उठाकर मैं यहाँ रख सकता हूँ। अच्छा, अगर आप घुमा कर लिखना चाहते हैं, टेढ़ा करके लिखना चाहते हैं, तो ये टूल रहा रोटेशन टूल। कल मैंने इसका नाम बताया था। रोटेशन टूल घुमाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको लें और किसी भी कोने पर पकड़ के, ये देखें आप, इस बॉक्स को किसी भी तरह से उल्टा करके भी, ये देखें ये उल्टा हो गया बिल्कुल, रोटेशन टूल, ये देख रहे हैं आप। तो कभी कभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, ख़ास तौर पे रसाइल में, अखबारात में, कभी हमें तिरछा करके लिखना पड़ता है। तो इस बॉक्स को हम थोड़ा सा, और लेकिन हरकत देने के लिए फिर आपको वापस एरो टूल लेना होगा। तो मैंने इसको हरकत देके, ये मैं इसको यहाँ ला कर रख दिया। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरे टूल की तरफ। ये क्या है? टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल। टाइटल उन्वान, यानी उन्वान लिखने के लिए ये इस्तेमाल होता है। इसका नाम ही लिख देते हैं, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल। और इसमें आप गौर कीजिएगा, टेक्स्ट बॉक्स टूल में कितने हैंडल थे? 8। इसमें कितने हैंडल आ रहे हैं? 2। इसका मतलब यह है कि आप इसको सिर्फ चौड़ाई में छोटा बड़ा कर सकते हैं, लंबाई में छोटा बड़ा नहीं कर सकते। डिस्प्ले गायब हो गया, F5, F6, F7, F8 इनमें से किसी भी बटन से आप जूम इन जूम आउट करके इसको डिस्प्ले को वापस ला सकते हैं। तो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल ये सिर्फ एक लाइन लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। कहीं हमें, जैसे हम किताब के बिल्कुल ऊपर नाम लिखते हैं, चलें यहीं ले आते हैं इसको, एक ही लाइन लिखी होती है वहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, तो इसकी जो लंबाई ऊंचाई है, ये क्या करते हैं, ये खुद ब खुद आप इंटर लगा के दूसरी लाइन इसमें लिख सकते हैं, लेकिन आम तौर पर ये सिर्फ एक लाइन के लिए होता है। और इसकी जो ये है यानी ऊंचाई है, ये खुद ब खुद अल्फाज के लिहाज से खुद एडजस्ट होती है, और इसकी हमें खुद करना पड़ती है। तो दोनों में ये बस थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पर हम अपनी फ़ाइल का, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, इन पेज सीखिए, आसान उर्दू ज़बान में। ये हमारे समझे किताब का नाम हो गया। ये मैं यहाँ ले आया। इसको भी आप रोटेशन टूल की मदद से अगर घुमाना चाहें तो घुमा सकते हैं। ये देखें, ये तो कंट्रोल Z, अगर आपसे कोई गलती से काम हो जाए, लेकिन इन पेज में सिर्फ एक मरतबा कंट्रोल Z से अनडू, डू का मतलब होता है करना और अनडू का मतलब होता है ना करना, यानी जो आखिरी काम मैंने किया है इसको ना करें। आप यहाँ से जाकर भी कर सकते हैं, एडिट में जाएं, ये देखें अनडू ऑब्जेक्ट मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई तब्दीली को कहते हैं। और ऑब्जेक्ट, ये जितने भी हमारे तस्वीर है और हमारे सामने ये बॉक्स हैं, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो ऑब्जेक्ट यानी इन चीज़ के अंदर, आखिरी चीज़ के अंदर हमने जो तब्दीली की है उसको क्या करो, अनडू कर दो, यानी वो मुझे नहीं करनी। और इसके सामने ये शॉर्टकट लिखा है, कंट्रोल Z से भी आप कर सकते हैं। ये देखें, बॉक्स को देखिएगा आप, डिस्प्ले गायब हो गया, मैंने F7 दबाया, F8 दोबारा दबाया तो ये वापस आ गया। और हमने जो रोटेट किया था, उसको घुमाया था, वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, अनडू हो गया। ठीक है, अनडू का मतलब ना करना। ये जनाब हमारा एक समझे छोटी सी किताब बन गई। अब हम देखें, पढ़ते भी हैं, थ्योरी भी चलेगी और प्रैक्टिकल भी साथ साथ चलेगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, ये वाली लाइन लेते हैं, और लाइन लेने के बाद हम क्या करते हैं, इस जगह पर लाइन लगाते हैं। ये हमने लाइन लगा दी, और यहाँ से हम क्या करते हैं, इस लाइन से मुताल्लिका कोई भी हमें शक्ल कैसी रखनी है इस लाइन की। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे तीर के ज़रिए इशारा करना है, तो नीचे आ जाएंगे बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारे तीर, ये देखें, आपने देखा ये लाइन किस में तब्दील हो गई, तीर के निशान में तब्दील हो गई। थोड़ा सा जूम 200% हुआ है, इसको 300% करने के लिए आप यहाँ 300 भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप कहीं भी राइट क्लिक करें, जूम का आएगा, इसमें जाकर आप 300% कर सकते हैं। ये देखें थोड़ा मज़ीद बड़ा हो गया, लेकिन
یہ ڈسپلے غائب ہو گیا. واپس F7 F8 اوپر آ گیا ہم تھوڑا. اس کو واپس سے ہم کیا کریں گے 300 اوپر. یہ دیکھیں اس کی نوک کیا ہو گئی تیر کے نشان سے بدل گئی. لیکن یہ جتنے بھی آبجیکٹ ہیں نیچے یہ سب کے سب کس سے سلیکٹ ہوں گے؟ ایرو ٹول سے سلیکٹ ہوں گے. یہ جناب یہ لیجیے اس کی مدد سے ہم ان کو پکڑ کر ادھر ادھر کر سکتے ہیں. اب میں اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. میں لوں گا ٹیکسٹ ٹائٹل ٹیکسٹ باکس اور یہاں میں نے لگایا اور اس کے بارے میں نے لکھا یہاں سے فونٹ تبدیل ہوتا ہے. آپ نے دیکھا یہ خود بخود دوسری لائن پہ چلا گیا. کیوں گیا؟ کیونکہ اس کی چوڑائی خود تبدیل نہیں ہوتی، ہمیں کرنا پڑتی ہے. میں نے اس کو تھوڑا سا یہ کیا اور اٹھا کر یہاں پر رکھ دیا. آپ دیکھ رہے ہیں یہ اب یہ گویا کہ میں نے اس کو تیر کے نشان کے اوپر رکھ دیا. آپ چاہیں تو یہاں سے ایک باکس لے سکتے ہیں اور لینے کے بعد اس کے اوپر ایک باکس بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چوکور خانہ میں نے اس کے اوپر رکھ دیا. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کتابوں میں اس طرح سے ہم مختلف چیزوں کی طرف اشارے کرتے ہیں اور اس کے بارے میں وضاحت کرنی ہوتی ہے، بتانا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ہم باکس کے اندر لکھتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں تیر کا نشان بنا کر بتا دیتے ہیں. تو یہاں ہم نے کتنے ٹول پڑھ لیے؟ ایرو ٹول کے بارے میں یہ صرف کیا کرتا ہے ڈرائنگ کے جو چیزیں ہم بناتے ہیں، جو آبجیکٹ بناتے ہیں، ان کو حرکت دینے کے لیے یا ان کو سلیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا اب ہم بس اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. آج کے لیے اتنا بہت ہے. اکثر لوگوں نے کہا کہ بھائی ویڈیو چھوٹی بنایا کریں. بڑی عجیب بات ہے کہ سیکھنے کے لیے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ویڈیو چھوٹی بنایا کریں. مجھے عادت ہے تفصیل سے پڑھانے کی. جب تک میں خود مطمئن نہیں ہوتا تو طالب علم کی جان میں نہیں چھوڑتا. بہرحال اب کوشش کریں گے کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، مختصر کریں گے. تو آج ہم یہاں ختم کریں. ایک آخری اہم چیز جو ہے وہ یہاں پر میں بتانا چاہوں گا. بار بار میں نے آج ایک لفظ بولا ہے سلیکٹ کرنا. یہ سلیکٹ کیا ہوتا ہے؟ اور انگریزی کر لیں آلٹر شفٹ سے SELECT. سلیکٹ کرنے کا ترجمہ ہوتا ہے انتخاب کرنا، چن لینا، منتخب کر لینا وغیرہ وغیرہ. تو کمپیوٹر میں یہ بہت اہم چیز ہے سلیکشن انتخاب، چن لینا، منتخب کرنا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کمرے کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں. فرض کیجئے وہاں پر گلاس بھی رکھا ہے اور وہاں پر جگ بھی رکھا ہے، وہاں پر دوسرے برتن بھی موجود ہیں. میں کسی کو کہتا ہوں وہ اٹھا کے لاؤ. اضمار قبل ذکر پڑھا ہوگا نا درس نظامی میں. میں کہتا ہوں کہ وہ اٹھا کے لاؤ، وہ کیا اٹھا کے لائے گا؟ کیونکہ وضاحت ہی موجود نہیں ہے نا. اب مثال کے طور پر میں کمپیوٹر کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی یہ جو منتخب کرنا کے الفاظ ہیں اس کو مٹا دو. کمپیوٹر کو کیسے پتہ چلے گا کہ صرف منتخب کرنا کو مٹانا ہے، چن لینا کو نہیں مٹانا، انتخاب کو نہیں مٹانا؟ ٹھیک ہے، اوپر کی بہت ساری لائنیں ہیں ان کو نہیں مٹانا. تو یہ کیسے کمپیوٹر کو ہم بتائیں گے؟ یہاں تو بہت ساری چیزیں موجود ہیں، تصویریں موجود ہیں، باکس موجود ہیں، بہت سارے الفاظ موجود ہیں. کیسے بتائیں گے ہم کمپیوٹر کو کہ فلاں پر کام کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں سلیکشن کرنا پڑتی ہے. جب ہم انتخاب کرتے ہیں، کسی چیز کو منتخب کر لیتے ہیں، سلیکٹ کر لیتے ہیں، تو اس سے کمپیوٹر کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہم جو کام کریں گے وہ اس حصے پر کریں گے جو منتخب کیا گیا ہے. تو یہ گویا کہ اشارے کی طرح ہوتا ہے. جیسے ہم کسی کو کہیں کہ خذ ھذا، یہ لے لو، تو وہ جس کی طرف اشارہ ہوگا وہ اس کو لے گا. تو اب میں کمپیوٹر کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی یہ جو منتخب کرنا کے الفاظ ہیں ان کا رنگ تبدیل کر دو. تو اب دیکھیں میں نے اس کو سلیکٹ کیا. کیسے سلیکٹ کریں گے؟ آپ ماؤس کا بٹن دبا کے رکھیں گے ایک طریقہ، اور جہاں سے جہاں تک آپ نے سلیکٹ کرنا ہے وہاں سے وہاں تک آپ ماؤس گھما دیں گے. مثال کے طور پر مجھے یہ پوری لائن سلیکٹ کرنی ہو تو میں کیا کروں گا، لائن کے شروع یا آخر میں ماؤس رکھوں گا، بٹن دبا کے رکھوں گا اور ماؤس کو دبا کے رکھتے ہوئے جہاں تک مجھے سلیکٹ کرنا ہے وہاں تک لاؤں گا اور ماؤس کے بٹن کو چھوڑ دوں گا. آپ دیکھیں کہ الفاظ کا رنگ کیا ہو گیا، تبدیل ہو گیا. تو اس کو ہم کہتے ہیں سلیکشن. اب یہ سلیکشن کمپیوٹر کو بتا رہی ہے کہ جو کام میں آپ کو جو اگلا کام بتاؤں گا وہ اس حصے پر کرنا ہے. میں کہتا ہوں کہ بھائی اس کا رنگ بدل دو. رنگ یہاں سے بدلتے ہیں
इस प्रॉपर्टी बार को हम तफसील के साथ अगले सबक में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर गए, बहुत सारे रंग यहाँ पर आ रहे हैं, देखें ग्रे है, रेड है, मेजेंटा है, ब्लू है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ से हम मुख्तलिफ रंग लेते हैं। मैं इसको लाल रंग कर देता हूँ। अभी नज़र नहीं आएगा, जब आप सिलेक्शन हटाएंगे। सिलेक्शन हटाने के लिए आप किसी भी दूसरी जगह पर क्लिक करें तो ये सिलेक्शन हट जाएगी। ये मैंने क्लिक किया, आपने देखा कि उन अल्फाज का रंग क्या हो गया, तब्दील हो गया। बकिया का क्यों तब्दील नहीं हुआ? क्योंकि वो सिलेक्ट नहीं थे। तो सिलेक्शन कंप्यूटर के अंदर बहुत अहमियत की हामिल है। ये कंप्यूटर को बताती है किस जगह पर काम करना है, वरना इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं, कंप्यूटर को कैसे मालूम होगा कि हमें कहाँ काम करना है। सिलेक्शन का दूसरा और महफूज तरीका, माउस वाला जो तरीका है, ये थोड़ा गैर महफूज है। इसमें बाज़ औक़ात जब बहुत सारे अल्फाज होते हैं, ख़ुसूसन जब उर्दू और इंग्लिश, जैसे ये सिलेक्ट हमने उर्दू में भी लिखा और अंग्रेज़ी में भी, आप ख़ुद भी लिखिएगा और इसको सिलेक्ट करके देखिएगा, यहाँ आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उर्दू दाएं से बाएं चलती है और इंग्लिश बाएं से दाएं चलती है। तो इसको सिलेक्ट करते हुए आपको थोड़ा सा, ये देख रहे हैं, वो सिलेक्शन ख़त्म हुई है, फिर नई सिलेक्शन हुई है, और फिर तो इस तरह की जगह पर माउस से थोड़ी परेशानी हो सकती है। सिलेक्शन का महफूज तरीका है कीबोर्ड की मदद से। कीबोर्ड को हम ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आए। तो ये रहा शिफ्ट का बटन। शिफ्ट का बटन सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर जाएं, देखें अब मुझे क्या करना है, इसी को सिलेक्ट करना है। तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा और एरो की, एरो कहते हैं तीर को और की बटन को कहते हैं। ये कीबोर्ड पर इस तरह के 4 निशान आपको एक साथ नज़र आएंगे, तो ये दबाएंगे आप। ये क्या है, ये दाएं जानिब, ये बाएं जानिब, यानी राइट, ये लेफ़्ट, ये अप और ये डाउन। तो शिफ्ट के साथ जब हम इनको दबाएंगे तो ये सिलेक्शन का काम करेंगी। अब देखिएगा, मैं कीबोर्ड से शिफ्ट दबाई मैंने, ये देखें कीबोर्ड पे शिफ्ट रोशन हो गई, और इसके बाद मैं एरो की दबाता जा रहा हूँ। देखें, दूसरा तरीका है, आपने इसको याद रखना है कि सिलेक्शन करने के कितने तरीके हैं। ये दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, एक माउस की मदद से, एक शिफ्ट एरो की मदद से, ठीक है। ओहो, मीम सेलेक्ट नहीं करना था। अब कैसे वापस आऊँगा? एरो की से, दूसरी एरो की मैंने दबाई लेफ़्ट, तो ये मैं वापस आ गया। तो ये क्या हुई, शिफ्ट के ज़रिए से सिलेक्शन हो गई। तीसरा तरीका क्या है, कंट्रोल और शिफ्ट को बैक वक्त दबा कर रखना। देखिए, मैंने कंट्रोल भी दबाया, शिफ्ट भी दबाई, कीबोर्ड पे आपको नज़र आ गया होगा, और अब मैं एरो की दबाऊंगा। लेकिन अब आप देख रहे हैं सिलेक्शन बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है। असल में अकेली शिफ्ट अगर हम दबाएंगे तो अकेली शिफ्ट के ज़रिए से जो सिलेक्शन होती है वो एक एक हर्फ की होती है, एक हर्फ की, या बाज़ औक़ात लिगेचर जब जुड़ जाता है तो पूरे लफ्ज़ की भी हो जाती है। लेकिन कंट्रोल और शिफ्ट की मदद से जब हम सिलेक्शन करते हैं तो पूरे लफ्ज़ की होती है। और लफ्ज़ से मुराद मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कंप्यूटर में लफ्ज़ से मुराद है एक स्पेस से लेकर दूसरी स्पेस तक। तो अब मैंने क्या किया है, कंट्रोल भी दबाया है, शिफ्ट भी दबाई है और एरो की दबा रहा हूँ। अब देखें, एक मरतबा दबाने से पूरा होती लफ्ज़ जो है ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये देखें। और अब मैं दोबारा पूरा मौजूद ये एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा, ये देखें। ये पूरे लफ्ज़ को एक स्पेस से दूसरी स्पेस तक, ये देखें, ये सिलेक्ट होता जा रहा है। तो ये महफूज तरीका है सिलेक्शन का, यानी कीबोर्ड की मदद से सिलेक्शन करना। और इसके बाद पूरी लाइन को एक साथ सिलेक्ट कैसे करना है, आप कंट्रोल दबाएं, शिफ्ट दबाएं, कंट्रोल दबाएं और ऊपर या नीचे की एरो की दबाएं। देखें, एक झटके में पूरी लाइन, ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया और ये पूरा पैराग्राफ हो गया। अब देखें 3-4 लाइनें, अगर मैं शिफ्ट दबाकर एरो की दबाऊंगा तो आप देखें कितनी देर लग रही है सिलेक्शन में, क्योंकि ये एक एक हर्फ सेलेक्ट कर रहा है। दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और एरो की। अब थोड़ा तेज़ देख रहे हैं, क्योंकि ये एक एक लफ्ज़ सेलेक्ट कर रहा है। इसको ख़त्म करते हैं, वापस आते हैं, और अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल भी दबाऊँगा, शिफ्ट भी दबाऊँगा, लेकिन अब मैं राइट लेफ़्ट एरो की बजाय क्या करूँगा, डाउन एरो की दबाने जा रहा हूँ। ये मैंने, आपने देखा पूरा पैराग्राफ से मुराद क्या था, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एक एंटर से लेकर दूसरे एंटर तक जितनी भी लाइनें होंगी वो पैराग्राफ होगा, और कंट्रोल शिफ्ट डाउन से नीचे वाला पैराग्राफ सेलेक्ट होगा, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो की से जो है वो क्या होगा, ऊपर वाला पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मैं देखें ऊपर की एरो की दबाता हूँ, ये देखें तस्वीर सेलेक्ट हो गई, देख रहे हैं।
تو یہ چیز ہے سلیکشن. اور اپنے اسی ایرو کی کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کچھ بٹن نظر آئیں گے، ہوم اور اینڈ. ہوم دبانے سے آپ کہیں بھی ہوں لائن کے شروع میں آ جائیں گے. یہ شارٹ کٹ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور کام کو تیزی سے کرنے میں مدد دیتے ہیں. میں اس وقت لائن کے بیچ میں موجود ہوں. میں ہوم دباؤں گا، آپ دیکھیں میرا کرسر کہاں جائے گا. یہ دیکھیں میں نے اینڈ دبایا، آپ دیکھیں کرسر کہاں جائے گا. اینڈ دبانے سے یہ دیکھیں یہ لائن کے آخر میں آ گیا، ہوم دبانے سے لائن کے شروع میں آ گیا. تو ان بٹنوں کو بھی یاد رکھیے گا. آج کے لیے ہم بس یہیں ختم کرتے ہیں. فائل محفوظ کر لیجئے گا، کیونکہ جب اگلی مرتبہ ہم کام کریں گے تو ہم اسی فائل کو کھولیں گے. تو فائل محفوظ کیسے ہوگی بتا چکے ہیں. پھر دوبارہ فائل میں جائیں اور سیو میں جائیں اور لوکیشن مقام فائل کا آپ نے یاد رکھنا ہے. میں کہاں محفوظ کر رہا ہوں، تو میں اس کو رکھوں گا ڈاکومنٹ میں. ہر چیز کی ایک مخصوص جگہ رکھیں گے تو کل کو آپ کو چیزیں تلاش کرنے میں پریشانی نہیں ہوگی. لائبریریز میں گئے اور یہ رہی ڈاکومنٹ. تو یہاں جا کر میں اس کا نام کیا دے دوں گا، ان پیج سیکھیے. اچھا میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ اردو نام رکھنے میں آپ کو مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے ان پیج میں، تو ہم یہاں پر انگریزی نام رکھیں گے، ان پیج لرننگ. اور ہم نے اس کو کیا کیا، محفوظ کر دیا. ٹھیک ہے جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.